हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी का चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते पर और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या फ़र्क पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हो। अब देखिए इसमें क्या है, चिट्ठी के सफ़र के बारे में बताया गया है। चिट्ठी होता है जो हम लेटर लिखते हैं। हमारे स्कूल में हम लोग के होता है ना, क्लास 3rd और 2nd से ही चिट्ठी या फिर लेटर्स लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए कि वो गर्मी की छुट्टी में आ जाए। आजकल तो फ़ोन चल गए हैं, पहले फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे तो लोग बहुत लेटर लिखा करते थे। तो देखिए पत्र या फिर लेटर में क्या होता है, क्या क्या लिखना होता है। पहले तो अपना पता भी लिखा जाता है, फिर उसका पता भी लिखा जाता है जिसको आपको भेजना है, और एक डाक टिकट लगता है, उस पर पिन कोड भी होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं होती हैं, उन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आगे हमें बताया गया है, ये देखिए ये ना एक पत्र है, ये यहाँ पे देखिए डाक टिकट है और महात्मा गांधी जहाँ वो हो, तो मतलब ये किसी बच्चे ने लिखा है महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी अलग अलग जगह रहते थे, इसलिए इनका कोई पता कि वो कहाँ पर अभी होंगे वो नहीं पता लगाया जा सकता था। और मतलब देश के ज़्यादातर लोगों को पता होता था कि इस जगह पर होंगे, तो पहुँच जाया करती थी उनको चिट्ठी। तो महात्मा गांधी को भेजनी है, उनका नाम और उनका पता ऐसे करके। फिर देखिए डाक टिकट और यहाँ पे पिन कोड जो है, ये पिन कोड हमारा लिखा हुआ है ना। अब देखिए ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र पर पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर बढ़ते हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह है कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बा, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। तो देखिए जब भी आप लेटर लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो सबसे पहले आप कैसे लिखते हैं, छोटी से बड़ी इकाई की तरफ जाने का मतलब है आपने अपने घर का नंबर लिखा। सपोज करिए आपके घर का नंबर है 1174, ठीक है, फिर आपने 1174, फिर आप किस गली में रहते हैं, तो सपोज़ करिए आप गली नंबर 5 में रहते हैं। फिर उसके बाद आपके मोहल्ले का नाम, जो भी आपके मोहल्ले का नाम, सपोज़ करिए आपके मोहल्ले का नाम है आवास विकास, है ना, या आपके मोहल्ले का नाम। फिर आपके शहर का नाम आएगा, फिर जो आपके शहर का नाम सपोज़ करिए अलीगढ़ है। फिर आपका जो ज़िला होगा, अगर वही ज़िला है तो वही रहेगा, या फिर आपका जो भी ज़िला होगा वो आपका ज़िला आ जाएगा उसके नीचे। फिर उसके बाद आप किस स्टेट के हैं, जैसे कि अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश में, तो फिर उसके उत्तर प्रदेश। फिर पिन कोड आएगा कि आप किस जगह, उस जगह का जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है वो लिखा जाएगा। फिर आप अपना जो है, आजकल तो फ़ोन नंबर भी डाला जाता है। तो इस तरीके से छोटी इकाई से बड़ी इकाई, सबसे पहले घर, फिर आपका गांव या कस्बा, फिर शहर, फिर आपका ज़िला, फिर आपका राज्य, ये सब कुछ चीज़ें आपको एक पत्र के एड्रेस में, पते पर लिखनी होती हैं। ये हो जाता है। फिर हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। तो पूरा देश जो है ना, पूरे देश में जितने भी जगहें हैं उनको एक पिन कोड दिया गया है हमारे पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। देखिए हमारे देश में अनेक कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो पिन कोड इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक जैसे नाम होते हैं, तो इसलिए पिन कोड सारी जगहों को दिया है, तो आराम से छट सकते हैं कि कहाँ पर किस पत्र को पहुँचाना है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। तो पिन कोड की शुरुआत देखिए हमारे आज़ादी के भी कई सालों बाद हुई, 15 अगस्त, मगर हुई आज़ादी वाले दिन ही। 15 अगस्त 1972 को पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले पत्र पर और उन्हें मिले किसी पत्र पर पिन कोड जो है वो नहीं अंकित किया गया होगा। देखिए ये वाला हम लोग देखते हैं, पिन
शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो पिन का क्या मतलब होता है? पिन का फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है जो पिन होता है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। कितने? 6 नंबर्स का। यह अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। तो हमें वही बताएगा कि हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, ये जो है इन सब के जो है हर जगह का अलग अलग अपना पिन कोड होता है ना। तो देखिए उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफों का अंक है 110016। अगर आप NCERT को भेजेंगे जो कि दिल्ली में है तो उसका ये वाला हो जाएगा। हर जगह का जो है अलग अलग पिन कोड हमारा होता है, ये बताया गया है। फिर देखिए टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इनमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई। इनको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करके लिखो। देखिए इसको बोला जाता है इंग्लिश में, अगर मैं आपको बोलूँ तो फिलियोग्राफी करके इस टाइप का कुछ बोला जाता है, जो डाक इकट्ठा करने की जो है ना हॉबी होती है। हाँ, तो इसमें आगे हम लोगों को इसमें बताया गया है कि पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता पिन कोड, क्योंकि 1972 में इसको स्टार्ट किया गया है। अब फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो डाक सेवाओं में क्या है, बदलाव भी होता रहा है समय के साथ। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो इन इंसानों की बात कैसे ना हो जो कुछ समय से डाक पहुंचाने का काम करते हैं। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हराके हुआ करते थे। हराकों को ना सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का हमेशा खतरा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगहें हैं जहाँ पर हरकारे डाक पहुँचाते थे। कि हरकारे जो हैं वो होते थे आदमी, राजा महाराजा इनका इस्तेमाल किया करते थे अपनी किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने के लिए। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। तेज़ साधन होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ईजिली उपलब्ध है अब तो। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मतलब अब तो ट्रेन से, बसेस से, एरोप्लेन से, शिप्स से हर तरह से डाक पहुंचाए जाते हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो अब सिर्फ पत्र नहीं, मतलब जैसे कि अब तो शादी के कार्ड्स वगैरह और बर्थडे कार्ड्स है ना, और अब तो जो है हमारे जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से हम लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो भी तो हमारे डाक से ही आता है ना। उसकी अब प्राइवेट कंपनियां भी खुल गई हैं इसलिए। तो कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प मतलब है काफ़ी। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेह वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो कौन सी है? हर कोई कबूतर नहीं लेके जा सकता। यह गिरहबाज या हुमर ये प्रजाति है, मतलब एक तरीके का कबूतर है हुमर या गिरहबाज। यही जो है इसको अगर हम लोग प्रशिक्षित करें, मतलब वो दें, ट्रेनिंग दें, तब ये काम कर सकता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं, है ना। तो पहले के ये लोग ना देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया करते थे। वो सब तो हमें इतना इसमें चैप्टर में नहीं दिया गया है, जो हमें बॉक्स में दिया गया है वो देखते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। 1000 किलोमीटर
सोचिए मतलब कितना लंबा रास्ता ये तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी, मतलब कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए 2 कबूतर भेजते हैं ताकि अगर बाज वगैरह ने हमला कर दिया तो भी जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस कविता के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो और वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। और फिर उसका हमें एड्रेस दिया हो गया है। तो वही है कि मतलब किस तरीके से कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था पहले संदेश को पहुंचाने के लिए, और आज भी उड़ीसा पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें भी कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।